हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की अकाउंटेंसी का कंप्लीट कोर्स। तो जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियो में देख लिया होगा कि वहाँ पर मैंने आप लोगों से डिस्कशन करा है कि क्लास 12th अकाउंटेंसी का कोर्स क्या है। पूरा एक एक चैप्टर्स हमने वहाँ पे डिस्कस करा है अच्छे से, क्या क्या चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं पूरे फुल कोर्स में, और मार्किंग स्कीम क्या है, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम रहता है, पैटर्न क्या है, वो हमने पहली वीडियो में अच्छे से डिस्कस आपसे कर लिया है। तो आज हम क्लास 12th की अकाउंटेंसी की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दो इम्पॉर्टेंट बातें कर लेता हूँ पहले डिस्कस, जिसमें पहली इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए बेसिक, जो हम क्लास 11th में अकाउंटेंसी का बेसिक पढ़ते हैं, जिसमें आता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जर्नल एंट्रीज, और एक है लेजर पोस्टिंग। तो दो चीज़ें हैं, एक है जर्नल एंट्रीज जो कि होती हैं डेबिट एंड क्रेडिट रूल से, और दूसरा है लेजर पोस्टिंग। तो जर्नल पर हमारी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अगर भूल गए हैं या हमें क्लियर नहीं है तो एक बार उसको रिवाइज कर लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और सेकंड है, देखिए लेजर पोस्टिंग। लेजर्स पोस्टिंग करना हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जब हम क्लास 12th की अकाउंटिंग करेंगे तो उसमें आप देखेंगे पूरी क्लास 12th में, देखिए जो बेसिक है वो तो रहेगा ना, क्लास 11th का जो बेसिक है बिल्कुल वो तो यहाँ पे भी रहेगा। और बेसिक में क्या है, जर्नल और लेजर। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट पर हमारी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अदरवाइज होता क्या है ना, फिर पूरी क्लास 12th चलती रहती है लेकिन हमें ना इंटरेस्ट नहीं आता अकाउंट्स करने में, वो मज़ा नहीं आता। उसके पीछे ये दो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी ना होना, ये बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है। जर्नल एंट्रीज जैसे बैड डेट्स में, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स में, मैनेजर कमीशन में, ऐसी कई सारी एडजस्टमेंट और जर्नल एंट्री हमने क्लास 11th में पढ़ी हैं। तो अगर क्लियर नहीं तो उनको हमें करना चाहिए। दूसरा लेजर पोस्टिंग, ये बहुत अच्छे से होना चाहिए क्योंकि लेजर्स तो क्लास 12th में भी हम बनाएंगे, सभी चैप्टर्स में मेजरली आएंगे सभी, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम्स है, क्लास 11th का भूल चुके हो या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके रिगार्डिंग भी अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, और वहाँ पर आपको 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। अच्छा, दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है रजिस्टर को लेकर के। देखिए जब हम अकाउंटेंसी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमारे पास एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, वो है कॉन्सेप्ट को लेकर के। एक कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाएंगे और दूसरा हम रजिस्टर बनाएंगे प्रैक्टिस रजिस्टर, जिसमें हम खूब सारे इलस्ट्रेशंस करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, वो चाहे टीएस ग्रेवाल के हों, डीके गोयल के हों, एनसीईआरटी से हों, सीबीएसई के पास्ट ईयर क्वेश्चंस हो, मॉडल टेस्ट पेपर्स हों, जहाँ से भी हो, वो उसके लिए हम एक अलग से रजिस्टर बनाएं तो बहुत अच्छा रहता है। ऐसा मैं इसलिए एडवाइस कर रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट रजिस्टर अलग होगा तो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन हम फटाफट से रजिस्टर को निकालेंगे और उसको रिवाइज कर लेंगे आराम से। नहीं तो क्या होता है, उसी में एक जगह हम खिचड़ी पका देते हैं तो हमारा खुद मन नहीं करता है रिवीजन करने का। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दो रजिस्टर रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आप करके देखिएगा। अच्छा, तो अब हम क्लास 12th की अकाउंटेंसी की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हम यहाँ से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर्स जितने भी सारे अकाउंटेंसी के हैं उनको करने का पैटर्न क्या रहेगा, मैं कैसे आपके सामने यहाँ पर करवाऊँगा, उसको मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। देखिए पैटर्न क्या रहेगा जो भी हम चैप्टर करेंगे अकाउंटेंसी में। देखिए सबसे पहली बात, जो भी हम चैप्टर्स करेंगे सबसे पहले नंबर उसका मीनिंग या कह लें डेफिनेशन, मतलब उसका एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हमें मिलनी चाहिए कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटिंग करने जा रहे हैं वो है क्या, उसमें वर्क कैसे होता है, थोड़ा उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला पैटर्न ये रहेगा मेरा। सेकंड नंबर पर उस चैप्टर में हमें अकाउंट्स क्या क्या बनाने हैं वो हम देखेंगे।
जैसे मैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 की बात करूँ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो इसमें हम बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी या हम इसको कहते हैं फाइनल अकाउंट। क्लास 11th में भी हमने फाइनल अकाउंट बनाए थे सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई थी ना। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था आपने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था और एक बैलेंस शीट भी बनाई थी आपने, जो कि बड़ी फेवरेट हुआ करती थी। कभी मैच नहीं होती थी, बहुत कम मैच होती थी, और जब मैच नहीं होती थी तो फिर दोबारा हमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट ये सारा देखना पड़ता था। फिर हम फेड अप हो जाते थे, लगता था अब तो मैच होगी नहीं, तो हम बड़े उसमें दिक्कत फील करते थे। खैर, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट NPO के लिए क्या है, देखिए सबसे पहला है यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे भी हमें ये बनाने हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। यहाँ पे पहले अकाउंट का नाम है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये बनाना हम सीखेंगे। सेकंड हम सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओके। और थर्ड हम बनाएंगे वही प्यारी सी बैलेंस शीट, फेवरेट बैलेंस शीट को बनाएंगे हम थर्ड। अच्छा, इसके बाद क्या रहेगा पैटर्न में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखिए जैसे मैं बताऊं यहाँ पर, मान लीजिए मैं जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शुरू करता हूँ, मान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिगार्डिंग जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 100% जितने इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम उनको समझेंगे अच्छे से पहले, और फिर उसके बाद उस अकाउंट का फॉर्मेट समझेंगे, उसके अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे की जाती हैं, क्यों की जाती है, उसको समझेंगे, और अकाउंट बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो 100% हमें अच्छी जानकारी मिल पाएगी और हम अकाउंट्स को अच्छे से बना पाएंगे। ऐसी सेम इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब सीखेंगे तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जितने भी हैं उनको हम सीख लेंगे अच्छे से, और फिर उसका फॉर्मेट सीखेंगे। उसके बाद अकाउंट्स बनाना आसान है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेम ऐसी बैलेंस शीट में भी सीखेंगे हम, ओके। तो ऐसे हम फॉलो करने वाले हैं अपना पैटर्न, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। देखिए इसके नाम से जैसे हमें पता चल रहा है कुछ कि ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए नहीं है। इसका मेन मोटिव है सोशल वेलफेयर करना, समाज को सर्विसेज प्रोवाइड करना, सोशली सर्विसेज प्रोवाइड करना। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए बात करें, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सोसाइटीज़ हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं समाज में, हमने देखे भी, हम जानते भी अच्छे से। उन्हीं के लिए हम यहाँ पर अकाउंटिंग करने वाले हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनका मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करना एट पब्लिक को। तो इसके लिए हम अकाउंटिंग करेंगे, इसी के लिए हम यहाँ पे फाइनल अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए इसकी छोटी सी सबसे पहले नंबर हम डेफिनेशन को नोट कर लेते हैं। NPO क्या है, जो अभी मैंने आपसे सिंपली वर्ड्स में बात करी, इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर देखना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग बिल्कुल सिंपल सा, छोटा सा, ये देखिए, इट इज ए सेटअप with the objective to provide social welfare services। किसको प्रोवाइड करेगी, टू द पब्लिक एट लार्ज। सोशल वेलफेयर सर्विस प्रोवाइड करना इसका मेन मुद्दा है, मेन मोटिव है। ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बैठी हुई है। तो ये है, जैसे एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, चैरिटेबल ट्रस्ट, या इसी में चैरिटेबल सोसाइटीज़, वो इसी में आ जाती हैं सोसाइटीज़,
स्कूल्स, कॉलेज, चैरिटेबल ट्रस्ट, ऐसे रिलीजियस, हाँ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं बहुत सारे ऐसे जो ये समाज का काम कर रहे होते हैं। तो देखिए हमारे मन में यहाँ से क्वेश्चन उठता है, तो ये प्रॉफिट अर्न नहीं करती हैं तो फिर ये कैसे अपने मैनेजमेंट को संभालती होंगी। देखिए ये प्रॉफिट अर्न तो नहीं करती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पास में प्रॉफिट नहीं होता है, प्रॉफिट होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं है। डिफरेंस ये है कि जो भी ये प्रॉफिट अर्न करते हैं ना, जिस सेटअप के लिए, जिस पर्पस के लिए बने हैं, उसी में री इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे मैं बात करूं, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, मान लीजिए एक हॉस्पिटल को ही ले लीजिए, तो हॉस्पिटल्स वाले जो भी प्रॉफिट अर्न करेंगे, जो चैरिटेबल में आता है, जो एनजीओ में आता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो क्या करते हैं, जो भी सरप्लस कमाते हैं, प्रॉफिट्स कमाते हैं, वो वापस से उसमें री इन्वेस्ट कर देते हैं अपनी एसेट्स और अपने ऑपरेशंस को मैनेजमेंट करने के लिए। यानी कि अपने मेंबर जो हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट ना करके ये अपने ही गोल्स को अचीव करने के लिए वापस से री इन्वेस्ट कर देते हैं। ये मेन मोटिव रहता है इनका, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि प्रॉफिट अर्न नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट को यहाँ पे एक नाम दिया गया है सरप्लस का, और ऐसी जब नुकसान होता है तो हम लास्ट क्लास में उसको नेट लॉस कहते थे। यहाँ पे नेट लॉस ना हो करके उसका नाम क्या है, डेफिसिट। बस ये कुछ टर्म्स हैं जो यहाँ पे चेंज करी गई है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन चेंज हुआ है इसी वजह से, ठीक है। तो देखिए ये इसका छोटा सा बेसिक सा मीनिंग है। ये सारी हम इन्हीं की अकाउंटिंग करने वाले हैं। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पर अकाउंटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले नंबर हम किसके लिए अकाउंटिंग करेंगे, जो पहला अकाउंट अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस करा था। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और, हाँ इससे पहले कुछ इसके जो फीचर्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले नंबर वो रह गए थे। तो देखिए बेसिक फीचर्स क्या हैं इनके, और जैसे आपके मन में क्वेश्चन आएगा मैनेजमेंट को लेकर के, इसका मैनेजमेंट कौन करता होगा। देखिए इसका मैनेजमेंट करते हैं जो यहाँ के मेंबर्स होते हैं, जिनको यहाँ पे कहा जाता है ट्रस्टीज, वो मैनेजमेंट करते हैं, वो प्रबंध संभालते हैं यहाँ का। तो इसको हम लिख लेते हैं, कौन करता है मैनेजमेंट, ट्रस्टीज, या इन्हीं को हम कहते हैं मेंबर्स, या यही होते हैं प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन, जो एनपीओ को चलाने वाले होते हैं, सारा इसका फॉर्मेशन का काम देखते हैं, वही होते हैं, वही मेंबर होते हैं, वही ट्रस्टीज होते हैं, वही मैनेजमेंट को संभालते हैं। अच्छा, फिर हमारे मन में क्वेश्चन आया कि इनको फंड कहाँ से मिलता है। देखिए फंड इनको मिलता है डोनेशंस के थ्रू। हम जानते हैं समाज में इन सबको देखते हैं एनजीओज को, तो उनको फंड कहाँ से मिलता है, डोनेशन। पब्लिक से डोनेशन मिलता है, पब्लिक से चैरिटी मिलती है, गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है, लोन्स भी ले सकते हैं ये। तो ऐसे करके इनको फंड्स रिसीव हो जाता है। इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पर हम, डोनेशंस हैं, ग्रांट्स हैं और चैरिटी है, ठीक है। लोन भी ले सकते हैं ये, लोन्स भी इनको मिलता है बिल्कुल। और गवर्नमेंट ग्रांट्स है, इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट ग्रांट्स। अच्छा, साथ ही साथ जो यहाँ पे मेंबर्स होते हैं वो भी तो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मेंबरशिप फीस। क्या कहते हैं, मेंबरशिप फीस कहते हैं उसको। तो ऐसे कई सारे इनके पास सोर्स ऑफ इनकम होते हैं जिससे इनको फंड जो है वो रेज्ड हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये 3 पॉइंट्स हमें समझ में आ गए हैं। इसके बाद 4th पॉइंट की बात करें हम, तो 4th पॉइंट है इसका पर्पस। तो इसका पर्पस क्या है, पर्पस तो हमें डेफिनेशन में समझ में आ गया कि एनपीओ किस लिए एस्टैब्लिश हुआ है, सोशल वेलफेयर सर्विसेज के लिए। तो यही इसका मेन पर्पस है, सोशल वेलफेयर सर्विसेज। एग्जाम्पल्स हमने ऊपर लिख लिए थे, वही वाले सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर भी, ओके। अगला पॉइंट है यहाँ पर हम, हाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी मैंने ओरली आपसे डिस्कशन भी करा था। प्रॉफिट इज नॉट मोटिव, इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं निकाल लेना है हमें कि इनको प्रॉफिट ही नहीं होते हैं। प्रॉफिट होना तो बहुत ज़रूरी है, क्यों, ताकि अपने ये मैनेजमेंट को संभाल सकें, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को कर सकें,
और फर्दर अपने ही सेटअप को आगे बढ़ा सकें। तो इसमें कभी भी ऐसा मतलब नहीं निकालना। जो मैंने बोला है आप यहाँ पे बुक से इसको नोट कर सकते हैं। मैंने आपसे बात कर ली है कि क्या मीनिंग है इसका, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम बात करें तो एनपीओ में हम 3 अकाउंट बनाने वाले हैं, जैसे अभी मैंने ऊपर लिखा था। तो छठा फीचर है इसका फाइनल अकाउंट। क्या क्या बनाएंगे? पहला अकाउंट हम बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, शॉर्ट में लिख लेते हैं। सेकंड हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, तो बैलेंस शीट भी बनाएंगे हम। चलिए, तो एक एक करके अब हम फाइनल अकाउंट के लिए सीखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला अकाउंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि पैटर्न क्या रहेगा, उसी को फॉलो करते हुए हम अब यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले हम क्या डिस्कशन करेंगे? इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किसके रिगार्डिंग हम पहले पढ़ रहे हैं? इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए, अगर हमें ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए तो कुछ भी नहीं है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना, कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे से और ध्यान से आप समझिएगा कि इसके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है। 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बस। 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको लिखते हैं यहाँ पर हम। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग। बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग। अच्छा, इससे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है, थोड़ा सा इसका डिस्कशन कर लेते हैं। बाकी जितना मैं डिस्कशन करूंगा वो सारे इन तीनों पॉइंटों में आ ही जाएगा, लेकिन एक बार फिर भी सुन लीजिए। देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? इट इज लाइक एज कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट इंक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शन ऑल्सो। जैसे हम क्लास 11th में बनाते थे ना कैश बुक, कैश बुक की समरी है ये, और कुछ भी नहीं है। यानी कैश में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो सारी हम रिकॉर्ड करते थे कैश में। कैश रिसिप्ट होता था तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करते थे, कैश की पेमेंट आप करते थे तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते थे। सेम यहाँ पर भी यही काम करना है। तो कैश बुक हमें क्या बताती थी? कैश की पोजीशन, यानी एट द स्टार्टिंग में हमारे पास कैश कितना है और एट द एंड में हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है, यही हमें पता चलता था ना। सेम ऐसी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एनपीओ के लिए कैश की पोजीशन को बता देगा आसानी से। तो जितनी भी कैश में ट्रांजैक्शन होंगी सारी हम रिकॉर्ड करेंगे, जितनी भी कैश में रिसिप्ट होंगी, कैश में पेमेंट होंगी, वो सारी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो इसको कहते हैं हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये हो गई इसकी छोटी सी डेफिनेशन। अब इसके रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको हम समझना शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला है बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग। देखिए, बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग का मतलब है जो आप क्लास 11th में आप पढ़ते थे ना कि अकाउंटिंग करने के 2 बेसिस होते हैं। एक होता है बेसिस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था क्लास 11th में, वो है ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक हमने सेकंड बेसिस पढ़ा हुआ है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के 2 बेस हैं, एक है कैश बेस और एक है एक्रूअल बेस। अब पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आप क्लास 11th में आपने पढ़ा है, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है, क्लियरिटी नहीं मिलती है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या डिफरेंस है दोनों में। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कैश बेसिस से ही आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाएगा और एक्रूअल बेसिस पर ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाएगा। तो पहले हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को डीपली करके समझ लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ और इसके बाद में हम इसका एक क्वेश्चन भी लेंगे जो कि आपको और डीपली अंडरस्टैंडिंग दे देगा। तो देखिए, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती थी? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहती थी कि कैश में जो भी रिसिप्ट हो और कैश में जो भी पेड हो,
ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, पूरे एक साल में हम उसको रिकॉर्ड करते थे। केवल कैश ट्रांजैक्शन, ओनली केवल कैश ट्रांजैक्शन। ऐसी कोई भी हम इनकम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करते जो आउटस्टैंडिंग है, जो अक्रूड है, यानी हमने कमा तो ली है लेकिन हमें मिली नहीं है, या फिर ऐसा एक्सपेंस जो हमने इनकर्ड तो कर दिया है लेकिन पे नहीं करा। हम ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते थे जब हम कैश बेसिस को फॉलो करते थे। यही इसका मतलब है। तो इसको यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो क्या है, देखिए, कैश रिसिप्ट, कैश रिसीव लिख लेते हैं, कैश रिसीव और कैश पेड। बस जब तक ये ना हो तब तक कैश बेसिस के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग नहीं की जाती थी। कैश में आपको इनकम मिल जाए और कैश आप पे कर दो, बात खत्म। इसके बाद हम बात करें एक्रूअल बेसिस की, तो एक्रूअल बेसिस कहता था कि आपने इनकम करंट ईयर में कमा ली है, वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी करंट ईयर की इनकम है ना, तो उसको रिकॉर्ड आप करोगे, 100% रिकॉर्ड करोगे, चाहे वो इनकम आपको रिसीव हुई है या नहीं हुई है, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही एक्सपेंस के रिगार्डिंग है। एक्सपेंस आपने कर दिया ना, इनकर्ड हो गया ना, भले ही वो आपने पेड करा है या नहीं करा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो एक्रूअल बेसिस ये कहता था। एक्रूअल का वैसे मीनिंग होता है अद्दत, हिंदी में इसको अद्दत कहते हैं, यानी कि हो जाना। जैसे इनकम हो गई, वेदर मुझे मिली हो या ना मिली हो उससे मतलब नहीं है, ये एक्रूअल बेसिस कहती थी ऐसे। हम इसको क्यों ऐसे फॉलो करते हैं अकाउंटिंग करते हुए? इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि इसी से हम करंट ईयर की जो एक्चुअल इनकम हमारी होनी चाहिए उसको रिकॉर्ड करते हैं, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो होने चाहिए हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, और इसी से हम ट्रू नेट प्रॉफिट और ट्रू नेट लॉस तक पहुंच पाते हैं। तो जो अभी हमने समझा उसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। देखिए, इनकम के रिगार्डिंग, इनकम अर्नड, इनकम अर्नड वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट। इनकम हमने कमा ली है, बस मिली है या ना मिली है कोई मतलब नहीं है, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा अगर वो करंट ईयर से बिलोंग कर रही है। सेम ऐसे ही एक्सपेंडिचर के लिए, एक्सपेंडिचर incurred whether it is paid or not। हमने पे करें या नहीं करें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए, हम दोनों मीनिंग तो समझ लेते हैं लेकिन इसको हम डीपली करके नहीं समझ पाते हैं जब तक कि एग्जाम्पल हमारे सामने ना आ जाए, है ना। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखूंगा छोटा सा, इसको ध्यान से आप पढ़िएगा, आपको 100% इसकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मिल जाएगी। देखिए, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देखिएगा ध्यान से। देखिए, श्याम है एक, ये कंसल्टेंट है, श्याम ए कंसल्टेंट, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 earned ₹4 लाख। देखिए, श्याम कंसल्टेंट है और फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये कितने रुपए कमाता है, अर्न करता है 4 लाख रुपए, और इसमें से इसको मिलते कितने हैं, आउट ऑफ विच ही रिसीव्ड, इसको मिलते हैं ₹3,50,000, 3.5 लाख रुपए रिसीव होते हैं इसको। 4 लाख में से 3.5 लाख रुपए रिसीव हो जाते हैं, कमाए तो 4 लाख हैं। अच्छा, दूसरी बात, he incurred an expense of ₹1,70,000। इसने ड्यूरिंग द ईयर 1,70,000 रुपये का खर्चा करा है, आउट ऑफ विच ₹40,000 आर आउटस्टैंडिंग। क्या मतलब हुआ इसका, 1,70,000 रुपये का खर्चा हो तो गया लेकिन अभी भी इसमें से 40,000 रुपये श्याम ने पेड नहीं करे हैं, अभी पेमेंट होनी बाकी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब पेमेंट होनी बाकी है अभी।
पेमेंट नहीं करी, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, पेमेंट अभी नहीं करी। ओके ना, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। अब इसकी हम दो इम्पॉर्टेंट बात को और रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। he also incurred he also received consultancy fee relating to previous year ₹45,000। ध्यान से पढ़ते जाइएगा। and also paid ₹20,000 expense of last year। यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन एंड। ये दोनों बातें भी लास्ट की बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, इसको लास्ट ईयर का 45,000 रुपये कंसल्टेंसी फ़ी भी रिसीव होती है, यानी लास्ट ईयर नहीं मिला था अब मिल गया है। एंड ऑल्सो पेड 20,000 एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर के कुछ खर्चे थे 20,000 रुपये, वो लास्ट ईयर ना पे करके अभी पे करे हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा, इसमें करना क्या है हमें, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है डिटरमाइन हिज प्रॉफिट्स फॉर द करंट ईयर। इफ पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट, इफ ही फॉलोज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है तो इसका प्रॉफिट क्या होगा करंट ईयर के लिए, और अगर ये एक्रूअल बेसिस को फॉलो करता है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है, तो इसका प्रॉफिट क्या होगा। इससे हमें 100% क्लियरिटी मिल जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। एक बार आप ऊपर से फिर दोबारा से क्वेश्चन देख लीजिए, फिर उसका सॉल्यूशन करना हम शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, 4 लाख रुपए पूरे साल भर में श्याम ने कमाए हैं, जिसमें से इसको 3.5 लाख रुपए मिलते हैं। 1,70,000 रुपये पूरे खर्च करे हैं पूरे साल भर में, लेकिन 40,000 रुपये अभी पे करना बाकी है। लास्ट ईयर का 45,000 रुपये कंसल्टेंट फीस मिली नहीं थी, अब मिली है, और 20,000 रुपये लास्ट ईयर के खर्चे थे जो पे नहीं करे थे, अब इस साल पे करे हैं। बताइए प्रॉफिट क्या होगा। तो आप भी एक बार निकाल के देखिए वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद अपना आंसर आप मैच कीजिएगा, क्या आपका आंसर आया और यहाँ पर क्या आंसर आया जो मैं करने वाला हूँ। तो करते हैं, चलिए स्टार्ट। सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन ये लीजिए सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहला पार्ट, अगर वो कैश बेसिस को फॉलो कर रहा है तो उसका प्रॉफिट क्या होगा। ओके ना, सबसे पहले देखिए आप क्या देखेंगे, कैश बेसिस का मीनिंग क्या था कि जो उसको एक्चुअल में कैश रिसीव हो गया है वही हम लेके चलेंगे उसकी इनकम, और जो उसने एक्चुअल में कैश पे कर दिया है वही उसका हम एक्सपेंडिचर लेके चलेंगे। करेक्ट। इन दोनों को जब मैं माइनस कर दूंगा तो उसका प्रॉफिट भी पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो ज़रा चेक करते हैं। देखिए उसने अर्नड तो करा है ₹4 लाख, लेकिन इसको इसमें से एक्चुअल रिसीव्ड कितना हुआ है, क्वेश्चन हमें बता रहा है 3.5 लाख रुपए। अच्छा, इसने इसमें एक्सपेंडिचर कितना करा, क्वेश्चन हमें बता रहा है ₹1,70,000, लेकिन इसमें से 40,000 रुपये अभी पे करना बाकी है। तो आप कहेंगे कि एक्चुअल पेमेंट कितनी हो गई है ड्यूरिंग द करंट ईयर, एक्चुअल पेमेंट हो गई है 1,30,000। बिल्कुल करेक्ट, 1,30,000। तो दोनों देखिए मैंने कैश बेसिस पे इनकम निकाल दी और कैश बेसिस पे एक्सपेंडिचर निकाल दी। दोनों को मैं माइनस प्लस माइनस कर दूंगा तो मुझे इसका क्या पता चल जाएगा, प्रॉफिट ड्यूरिंग देयर कितना होगा प्रॉफिट। निकालिए 0,0,0,0,2 और यहाँ पे 2।
2,20,000 है ना। तो इतना अगर आप करेंगे तो आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि इसमें एक छोटी से पॉइंट ऊपर जो मैंने लिखा था यहाँ पे 45,000 और 20,000 ये भी तो है। तो इसको देखिएगा ज़रा, ये भी तो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। कैसे? लास्ट ईयर 45,000 रुपये इनकम मिली नहीं थी, अब मिली है, तो 45,000 की इनकम कैश बेसिस पे मिल गई है ना, तो अभी रिकॉर्ड करोगे ना, तो 45,000 इसमें ऐड कर देंगे। और 20,000 का जो लास्ट ईयर का एक्सपेंडिचर था वो कैश बेसिस पे अभी पेड हुआ है, तो आप कहेंगे उसको भी हमें क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए, तभी तो हम कैश बेसिस पर उसके प्रॉफिट को सही निकाल पाएंगे। तो चलिए कर देते हैं, प्लस कर देते हैं लास्ट ईयर की इनकम को। लास्ट ईयर इनकम मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि अभी मिली है कैश में, इसलिए कर रहा हूँ, ध्यान रखना, 45,000 की। अच्छा, माइनस कर देंगे लास्ट ईयर का एक्सपेंडिचर जो कि कैश बेसिस पे आपने अभी पे करा है, और वो है 20,000। अब इसका नेट निकालें तो इसका प्रॉफिट कितना बनता है। इसमें आप कहेंगे कि सिंपल सा ऐड कर दीजिए 5 और 2 यानी कि 2,45,000, ठीक है ना। 2,45,000 रुपये क्या बन गई इसका, इस साल का प्रॉफिट। हो गया क्लियर? बिल्कुल, बस कैश में जो ट्रांजैक्शन है वही रिकॉर्ड होंगे और कुछ भी नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। अब आ जाते हैं हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर, फटाफट से सेकंड पार्ट को करना शुरू करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट, अगर श्याम एक्रूअल बेसिस को फॉलो कर रहा है तो एक्रूअल बेसिस में आप कहेंगे इनकम जितनी उसने पूरे साल में कमा ली है वो सारी हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है कि उसको मिला कितना है। एक्सपेंडिचर पूरे साल का जितना है उतना रिकॉर्ड करना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है कि उसने पेड करा कितना है, सारा रिकॉर्ड करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए इनकम कितनी अर्न करी उसने, अर्नड इनकम आप कहेंगे 4 लाख रुपीस कमाए उसने, और एक्सपेंडिचर कितना करा उसने ड्यूरिंग द ईयर, आप कहेंगे कि टोटल तो 1,70,000 है, तो हम इसको माइनस कर देंगे इसमें से और हमें इसका क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। देखिए तो बहुत ही सिंपल है, कितना मिल जाएगा, 2,30,000। हो गया कंप्लीट। तो ये हो गया कैश और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट। देखिए मैंने इसमें डिटेल में इसलिए बात करी है क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमें ये क्लियर नहीं होता ना तो फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अच्छे से समझ में नहीं आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखिए कैश बेसिस से आप क्या बनाना सीख गए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना आपने बहुत हद तक समझ लिए, सीख लिया, यही तो है सारा। बस अब करना क्या है, अकाउंटिंग जो टर्म्स है रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो यूज़ हो रही हैं उनको समझना है बस। बाकी आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ लिया पहला। दूसरा, जब हम एक्रूअल बेसिस की बात करते हैं तो इस बेसिस पर हम क्या बनाएंगे, जो सेकंड अकाउंट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको हम सीखेंगे बनाना वहाँ पे। तो अभी मैंने देखो एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करी उससे 2 चीज़ें कंप्लीट हो गई हमारी, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए तो ये था पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब हम सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करते हैं और फिर थर्ड को समझ लेंगे, फिर हो जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट। तो सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पीरियड्स, यानी टर्म्स, यानी समय। समय बहुत इंपॉर्टेंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए। समय की बात को समझने के लिए देखो मैं यहाँ पे एक टाइमलाइन बनाता हूँ, इसको आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। देखिए मैं क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ना इसको डिवाइड कर लिया और ये 3 साल में मैंने डिवाइड करा। मैं मान लेता हूँ ये करंट ईयर हमारा 2020-21 है और ये हमारा प्रीवियस ईयर है 2019-20 और ये हमारा नेक्स्ट ईयर है 2021-22। ओके, देखिए यहाँ पर मान लीजिए जो एनजीओ है, इस एनजीओ में 5 मेंबर्स हैं, ठीक है। अभी 5 मेंबर है ना जिन्होंने एनजीओ चलाने की सोची है। ये मेंबर क्या करते हैं, टाइम टू टाइम अपनी मेंबरशिप फीस को पे करते हैं। ऐसा आप आगे पढ़ेंगे इसमें, जिसको सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। सब्सक्रिप्शन यही होता है
कि एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कुछ फीस इनको पे करनी पड़ती है ताकि इनकी मेंबरशिप अलाइव रहे, यानी जीवित रहे, बरकरार रहे, ये एनजीओ के मेंबर बने रहें। तो उसके लिए फीस देते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन। तो मान लीजिए यहाँ इसको पूरा लिखता हूँ, सब्सक्रिप्शन। मान लीजिए मैं यहाँ पर अभी एनजीओ में 5 मेंबर हैं, ओके। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि सभी मेंबर्स ने पेमेंट कर दी है। अच्छा, एक मेंबर कितना देता है, 1,000 रुपये सालाना मान लेता हूँ। तो पूरे साल के 5 मेंबर के अकॉर्डिंग कितने हो गए, 5,000 रुपीज़, ओके ना। अच्छा, लास्ट ईयर भी ये 5 मेंबर्स थे, इनमें से एक मेंबर ने सब्सक्रिप्शन फीस पे नहीं करी थी, सब्सक्रिप्शन नॉट पेड, ठीक है। लास्ट ईयर भी 1,000 रुपये का था और ये इसके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, इसलिए ये पे नहीं कर पाया था। अब ये एक पर्सन करंट ईयर में आता है और कहता है कि मैंने जो लास्ट ईयर पेड नहीं करा था ना, वो मैं इस साल दे देता हूँ, ठीक है। तो 1,000 रुपये ये लास्ट ईयर का एक मेंबर से हमें रिसीव हुआ है। तो कितना और रिसीव हुआ, 1,000 रुपये। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये है, मुझे बताइएगा ज़रा कि यहाँ पे करंट ईयर में मैं सब्सक्रिप्शन की इनकम कितनी रिकॉर्ड करूँगा। जो एनजीओ को सब्सक्रिप्शन मिल रहा है ना, वो सब्सक्रिप्शन कितनी रिकॉर्ड करेगा, 5,000 या सिर्फ 1,000 या फिर 6,000। तो आपने सोच लिया होगा करेक्ट आंसर क्या होगा, 5,000 रुपीज़। क्यों होगा 5,000 रुपीज़, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हो आप। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा बेसिस फॉलो करता है अकाउंटिंग का, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें यहाँ पर साथ के साथ में जो 1,000 रुपये हमें लास्ट ईयर भी मिले हैं, सॉरी यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई मेरे से, जो लास्ट ईयर का 1,000 रुपये भी मिला है वो भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर का जो मिला है वो भी तो अभी हमें मिल गया ना कैश बेसिस पर। तो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा 6,000 रुपीज़। आपने करेक्ट सोचा होगा तो कोई बात नहीं है, 6,000 रुपये हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि 6,000 रुपीज़ हमें एक्चुअल कैश बेसिस पे रिसीव हो गए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो 6,000 रुपये हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। तो पीरियड्स मैं जो बताना चाह रहा था वो क्या है, देखिए लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है 1,000 रुपये, लेकिन अभी मिल रहा है। तो यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंटिंग करते वक्त ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि वो कौन से पीरियड का है, कौन से पीरियड की वो ट्रांजैक्शन है। बस कैश बेसिस पे अभी मिल गया ना, तो देखिए आपने रिकॉर्ड करा 1,000 रुपये। वैसे कहने को लास्ट ईयर की इनकम है, लेकिन कैश में तो अभी मिल रही है ना, तो आप अभी रिकॉर्ड कर रहे हो। पूरी इनकम अपनी कितनी दिखा रहे हो यहाँ पे रिसिप्ट साइड, 6,000 रुपीज़, ओके। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको पीरियड्स का क्या है। अच्छा, इसी में मैं अगर एक बात और इंक्लूड करूँ, जो नेक्स्ट ईयर में मान लीजिए नेक्स्ट ईयर का किसी मेंबर ने मुझे अभी दे दिया, तो आप कहेंगे हम इसको भी रिकॉर्ड कर देंगे क्योंकि कैश बेसिस पे तो अभी मिल गया ना, तो उसको भी रिकॉर्ड कर देंगे अगर इन केस कोई मेंबर हमें एडवांस पेड कर देता है तो, ठीक है। तो आई होप आपको पीरियड समझ में आ गया होगा यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ। तो पीरियड्स को हम यहाँ पे कहते कैसे हैं, देखिए इसको ज़रा नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, प्रीवियस ईयर यानी कि लास्ट ईयर, करंट ईयर अभी का, और नेक्स्ट ईयर यानी कि आने वाला साल। तो किसी से भी रिलेटेड हमारी इनकम होगी उनको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। प्रीवियस ईयर हो, चाहे वो करंट ईयर की हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर की हो, ठीक है ना। तो सभी को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। बस कैश बेसिस पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, कैश बेसिस पे मिलनी चाहिए, वो ज़रूरी है। तो ये हो गई हमारी सेकंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट है वो है हमारा एडजस्टमेंट्स को लेके। एडजस्टमेंट्स मतलब देखिए, जैसे हम क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप वाले चैप्टर में हम पढ़ते थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, आउटस्टैंडिंग इनकम्स, एडवांस रिसीव्ड इनकम, ऐसी एडजस्टमेंट पढ़ते थे। कई सारी हमने बहुत सारी पढ़ी हैं डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग। तो उन सबको अब हम यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई जगह नहीं देंगे। समझ रहे हो क्यों?
क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है, वो कोई पेड थोड़ी हुआ है। जैसे मैं बात करूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, यानी ऐसा एक्सपेंडिचर जो अभी पे करना बाकी है, अभी पे तो करा नहीं है, तो हम कैश बेसिस पर उसको कैसे रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पे। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एडजस्टमेंट। यहाँ पे नोट करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर्स, accrued income, income received in advance, depreciation, एटसेट्रा। ऐसी टाइप की जो सारी एडजस्टमेंट है, हम उन सबको यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल सा रीज़न है, ये सारी ट्रांजैक्शन क्या हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं, सारी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। इनमें कहीं भी कैश तो है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। डेप्रीशिएशन तो वैसे भी नॉन कैश एक्सपेंस होता है, हमने पढ़ा हुआ है ये। क्योंकि डेप्रीशिएशन से होता क्या है, केवल एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, उसमें कोई कैश में पेमेंट तो हम करते नहीं हैं। तो ये तो नॉन कैश है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती है। तो हम कोई भी एडजस्टमेंट को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं। तो देखिए, हमने 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, जो कि बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को करने के लिए। अब हम आ जाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट पर, उसकी ट्रांजैक्शंस को कुछ समझ लेते हैं। देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का वैसे बात करें तो फॉर्मेट बहुत बड़ा है, उसमें कई सारी ट्रांजैक्शन है। मैं केवल आपको यहाँ पे समझाने के लिए कि क्या क्या ट्रांजैक्शन उसमें रिकॉर्ड होती है थोड़ी बात करूँगा यहाँ पर मैं, ठीक है। आपको 100% रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना आ जाएगा, 100% आएगा। हाँ, कुछ ट्रांजैक्शन जो छूटेंगी वो हम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ेंगे ना, तब वहाँ पर कवर कर लेंगे उनको। जैसे नई नई अकाउंटिंग टर्म्स आएगी ना, तो वहाँ पे हम समझ लेंगे। लेकिन इस वीडियो से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना बिल्कुल 100% आएगा। तो देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पहले यहाँ पे फॉर्मेट बनाते हैं। क्या होता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले ये हेडिंग डालेंगे और इसके नीचे हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी साल है। अभी हम बनाएंगे 21 के लिए, जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे 21 के लिए मिलेंगे, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। फॉर्मेट कैसा है इसका, फॉर्मेट वैसा ही है जैसे आप लेजेस बनाते थे क्लास 11th में। ये देखिए, ये बन गया। तो देखिए, यहाँ पे आएगी डेबिट साइड इसकी, और यहाँ पे आएगी इसकी क्रेडिट साइड। देखिए, एक बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अकाउंटिंग में जो हम लेजर बनाते हैं ना, लेजर बनाने से पहले हमें उसका नेचर ज़रूर जान लेना चाहिए कि उसका नेचर क्या है। नेचर जान लेने से हम उसमें पोस्टिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से। मैंने जब वीडियो स्टार्ट करी थी तो मैंने आपसे डिस्कस करा था ना कि लेजर पोस्टिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लेजर पोस्टिंग के लिए एक जो अभी मैंने बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेजर बनाने से पहले हमें उसका नेचर पता होना चाहिए। नेचर ऑफ अकाउंट क्या है उसका, क्योंकि हम 11th क्लास में नेचर ऑफ अकाउंट जब पढ़ते थे, एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट और इनकम अकाउंट, ये 5 पढ़ते थे। इन पांचों के अकॉर्डिंग ही तो डेबिट और क्रेडिट करते थे, जो आपने मॉडर्न अप्रोच के थ्रू अकाउंटिंग करना सीखा था 11th में। एसेट बढ़ जाएगी तो डेबिट कर देंगे, घट जाएगी तो क्रेडिट कर देंगे, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी कम हो जाएगी तो डेबिट करेंगे। तो अगर हमने नेचर जान लिया तो कितना आसान है प्लस माइनस करना, डेबिट क्रेडिट करना। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ओके। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट का नेचर क्या है, ये तो अभी हमने पढ़ लिया है। क्या नेचर है इसका, आप कहेंगे ये तो कैश बेसिस पे रिकॉर्ड होता है, तो कैश अकाउंट ही तो है ये। और कैश क्या, एसेट। कैश अकाउंट क्या होता है, एसेट अकाउंट, हमारी संपत्ति है। तो एसेट के अकॉर्डिंग ही हम इसमें पोस्टिंग करेंगे। एसेट बढ़ जाती तो क्या करते हैं हम, डेबिट, और घट जाती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो डेबिट इसका क्या होगा, प्लस, और क्रेडिट इसका क्या होगा, माइनस। बढ़ जाएगी जब तो हम डेबिट करेंगे, जब घट जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। कैश आएगा तो डेबिट, कैश जाएगा तो क्रेडिट। तो इसलिए हम डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, सारी रिसिप्ट्स, और यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट्स।
यहाँ पे लिखेंगे हम पेमेंट्स और यहाँ पे लिखेंगे हम अमाउंट्स। सिंपल है बिल्कुल। तो देखिए रिसिप्ट, इसकी स्टार्टिंग पता है कहाँ से होगी? देखिए हो सकता है जो एनजीओ चलाने वाले हैं वो कई सालों से चला रहे हैं, लास्ट ईयर से चला रहे हैं एनजीओ, या फिर उससे कई पहले से चला रहे हैं। तो हो सकता है कि कैश का बैलेंस लास्ट ईयर बचा हो। तो जो लास्ट ईयर बचा होता है उसको हम अकाउंटिंग टर्म्स में क्या कहते हैं? बाय बैलेंस सीडी करके छोड़ते थे ना हम। और जब हम उसको स्टार्ट करते थे नए फाइनेंशियल ईयर से तो हम क्या लिखते थे? टू बैलेंस बीडी लिखते थे ना। तो यहाँ पर भी अगर इन केस लास्ट ईयर कैश का बैलेंस बच रहा है तो हम स्टार्ट किससे करेंगे? टू बैलेंस बीडी से। टू बैलेंस बीडी से। इसमें हो सकता है हमारे पास में कुछ जो कैश हो, हमारे हाथों में कैश हो, कैश इन हैंड, और कुछ हो सकता है बैंक में बैलेंस हो, जिसको हम लिखेंगे कैश एट बैंक। अच्छा, इसको डेबिट साइड से क्यों स्टार्ट करते हैं? सिंपल सा रीज़न है, कैश का अगर लास्ट ईयर बैलेंस बच रहा है तो वो डेबिट बैलेंस ही तो है, पॉजिटिव बैलेंस ही तो है, और पॉजिटिव बैलेंस को ही तो हम क्या करते हैं? डेबिट बैलेंस कहते हैं। इसलिए इसकी जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हो रही है? डेबिट साइड से हो रही है। टू बैलेंस बीडी। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? चलिए, तो ये है। सेकंड, इनको और क्या क्या रिसिप्ट होता है? अभी जैसे हमने बात करी थी सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शंस कौन पे करता है इनको? जो यहाँ पे मेंबर्स होते हैं, जो यहाँ के ट्रस्टीज़ होते हैं, वो सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का भी हो सकता है, जो ना मिला हो अब मिला है। तो हम यहाँ पे कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे लास्ट ईयर का अगर करंट ईयर में मिला है तो लिखेंगे प्रीवियस ईयर, यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। करंट ईयर में कितना मिला है उसको रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट ईयर का अभी मिल गया है, एडवांस कहते हैं इसको, उसको रिकॉर्ड कर देंगे। और यहाँ पे टोटल करके हम टोटल दिखा देंगे कि टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है। क्लियर? इसके बाद और क्या क्या रिसिप्ट्स हो सकती है इनको? डोनेशंस, डोनेशन मिलती है, ये तो जर्नली मिलना ही है इनको। चैरिटी है, डोनेशन है, चैरिटी को भी लिख लीजिए यहाँ पे, टू चैरिटी, टू डोनेशन। अच्छा, एक होता है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस ये क्या होता है? देखिए, जो मेंबर्स बनते हैं ना वो जीवन में केवल एक बार ये पेमेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। यानी कि मेंबर्स जो होते हैं वो केवल एक ही बार जब लाइफ में पेमेंट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? लाइफ मेंबरशिप फीस। ये भी रिसिप्ट है एनजीओ के लिए, इसको भी हम रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, और क्या क्या हो सकता है? जैसे हाँ, एक पॉइंट और है, लॉकर रेंट। ये लॉकर की सुविधा भी देता है। यानी कि जैसे कुछ पैसा होता है तो हम लॉकर में जमा करवा देते हैं ना, जैसे बैंक में करवाते हैं ज्वेलरीज वगैरह, और उसके लिए बैंक हमसे क्या चार्ज करता है? कुछ फीस चार्ज करता है, रेंट चार्ज करता है। ऐसे ही एनजीओ भी चार्ज करता है, इसको हम कहते हैं लॉकर रेंट। तो लॉकर रेंट एनजीओ के लिए क्या है? रिसिप्ट है, इसलिए रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड कर देंगे। अच्छा, और क्या हो सकता है? कई सारी रिसिप्ट हो सकती हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं टू मिसलेनियस रिसिप्ट। मिसलेनियस मतलब मिश्रित, तो कई सारी रिसिप्ट इसमें आ जाएंगी। क्लियर है ना? ठीक। अच्छा, मैंने ना एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे अभी मैंने आपसे बात नहीं करी है, वो भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट में इंपॉर्टेंट है। वो है कैपिटल ट्रांजैक्शन और एक है रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन। एक्चुअल में वो मैंने यहाँ पे इसलिए बात नहीं करी है क्योंकि वो इतनी ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं बात करूँगा जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर आ जाएंगे ना, तब मैं बात करूँगा वहाँ पर, क्योंकि फिर है ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो भी ये। तो कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन और रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन जो हमने क्लास 11th में पढ़ी थी उसको एक बार रिवाइज करना। यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए चाहे कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन हो चाहे रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन हो, हम यहाँ पे सारी रिकॉर्ड करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैश मिला और कैश पे करा, सब रिकॉर्ड करो यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको डिटेल में डिस्कशन करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। ओके, आप वैसे बुक में से रिवाइड एक बार कर लेना फिर भी। तो ये हो गया मिसलेनियस रिसिप्ट। चलिए, अगर हम पेमेंट साइड की बात करें तो पेमेंट में क्या होगा?
देखिए समझना बड़े ध्यान से, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बाय बैलेंस BD से। अब आपके माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, इधर टू बैलेंस BD भी है, यहाँ पे बाय बैलेंस BD भी है, ये क्या चक्कर है? देखिए ये जो बात यहाँ पे लिखी है ना, ये बात मैंने लिखी है बैंक बैलेंस के रिगार्डिंग। देखिए हमें ये बात अच्छे से पता है कि बैंक हमें एक फैसिलिटी देता है क्रेडिट कार्ड के थ्रू और करंट अकाउंट के थ्रू, कि अगर हमारे अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा की हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए 10,000 रुपये है और हम 11,000 रुपये की ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं और करंट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि फिर हमारे बैंक बैलेंस में नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा, जिसको हम क्लास 11th में क्या पढ़ते थे, बैंक ओवरड्राफ्ट पढ़ते थे ना। तो ये वही है। हो सकता है कि लास्ट ईयर हमारे बैंक में नेगेटिव बैलेंस हो, तो उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, और ये नेगेटिव बैलेंस है इसी वजह से मैंने कहाँ लिखा है, क्रेडिट साइड में लिखा है। क्रेडिट साइड ही तो इसकी माइनस साइड है, तो ये लिखा है मैंने बैंक OD। OD मीन्स ओवरड्राफ्ट। तो ये लिख देंगे इन केस अगर ऐसा है। क्वेश्चन हमें बता देगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अच्छा, और पेमेंट्स क्या हो सकती हैं? पेमेंट्स हो सकती हैं टूर्नामेंट एक्सपेंस, टूर्नामेंट कराता है वहाँ पे खर्चे होते हैं, उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे। और क्या पेमेंट्स हो सकती है? सैलरी देने का खर्चा हो सकता है, सैलरीज टू स्टाफ एम्प्लॉयज़, वेजेस देने का खर्चा हो सकता है, मज़दूरों को मजदूरी दी जा रही है वो हो सकता है। और क्या हो सकता है? हो सकता है इस साल इन्वेस्टमेंट करी हो कोई, तो इन्वेस्टमेंट करी है परचेज, तो उस पर खर्चा हो सकता है। इंश्योरेंस अगर करा रखा है तो इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा हो सकता है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम का खर्चा हो सकता है, पोस्टेज एंड स्टेशनरी का छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, वो सारे हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? बिल्डिंग परचेज करिए उसका खर्चा हो सकता है, मतलब कई सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय मिसलेनियस रिसिप्ट, ठीक है ना। मिश्रित यहाँ पे खर्चे एक साथ में रिकॉर्ड हमने कर दिए हैं, ठीक है। तो लास्ट में क्या निकल के आएगा? देखिए हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि कैश का जो बैलेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव बैलेंस रहेगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मेरी जेब में 10 रुपये हैं तो मैं 11 रुपये खर्च कर दूंगा, ऐसा हो सकता है? 10 हैं तो 10 रुपये खर्च कर सकता हूँ ना मैं। यानी कि कैश का बैलेंस नेगेटिव तो हो सकता है, लेकिन कैश का बैलेंस जीरो तो हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। बैंक में हो सकता है, क्योंकि बैंक हमें फैसिलिटी देता है ऐसी, इसलिए वहाँ पे हमने लिखा भी था बैंक ओवरड्राफ्ट। तो देखिए जब हम लास्ट में यहाँ पर आ जाएंगे, तो जब बैलेंस करेंगे टोटल, तो डेबिट का आप टोटल करेंगे पहले सारा और क्रेडिट का करेंगे। इन केस अगर रिसिप्ट साइड ज़्यादा है पेमेंट साइड से, तो यहाँ पर बैलेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टफॉल आएगा, और आप क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस CD। कैश का बैलेंस हो सकता है, बैंक का भी बैलेंस हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर देंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में अगर हमारा बैंक का नेगेटिव बैलेंस था तो एट द एंड भी नेगेटिव बैलेंस हो, बिल्कुल हो सकता है। हमारे खर्चे ही इस साल के बहुत ज़्यादा थे, तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो अगर इन केस ऐसा है तो पेमेंट साइड ज़्यादा होंगी ना रिसिप्ट साइड के कंपैरिजन में, तो आप शॉर्टफॉल कहाँ पे देखोगे? रिसिप्ट साइड में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टू बैलेंस CD। लेकिन किसका? केवल ओनली बैंक का। कैश में तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए, तो देखिए हमने फॉर्मेट समझ लिया कैसे है, कैसे काम किया जाएगा, क्या कॉन्सेप्ट है, सारे क्लियर हो गए हैं। अब लास्टली हम चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ में, और क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, मैं इसको यहीं पर ही आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन कहाँ पे जानी है, और आप भी इसको पढ़ करके काफ़ी हद तक समझ गए होंगे कि कौन सा कहाँ पर जाना है। फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, और इसके बाद आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, जैसा अभी हमने समझा था उसके अकॉर्डिंग आप इसको रिकॉर्ड कर देना। मैं बस यहाँ पे आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ। देखिए ये तो जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस में, आप क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD करके लिखेंगे ना, कैश का और बैंक का। सब्सक्रिप्शन रिसीव ये आप लिख देंगे
इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में, ये भी रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखेंगे और इसको भी रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट में कौन सी साइड में? रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करोगे। ओके। डोनेशन फॉर जिम, ये भी रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड कर दोगे। एडमिशन फीस, ये भी रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करोगे। लाइफ मेंबरशिप फीस, ये भी रिसिप्ट साइड में करोगे। वेजेस एंड सैलरी, देखो ये तो पेमेंट है तो इसको पेमेंट साइड रिकॉर्ड कर देना। लॉकर रेंट, अभी अभी मैंने डिस्कशन करा था आपसे ऊपर, इसको रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड कर देना। इन्वेस्टेड इन 9% डिबेंचर्स ऑफ XYZ लिमिटेड, ये खर्चा है तो इसको हम पेमेंट साइड रिकॉर्ड करेंगे। हेल्थ जर्नल, ये भी खर्चा है, इसको भी पेमेंट साइड करेंगे। स्टेशनरी, ये भी पेमेंट साइड रिकॉर्ड करोगे। इंश्योरेंस प्रीमियम, खर्चा है, पेमेंट साइड। कुरियर चार्ज, पेमेंट। म्यूनिसिपल टैक्स, पेमेंट साइड। मशीनरी परचेज, पेमेंट साइड। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रिसिप्ट है, इनकम रिसीव हुई है हमें। इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, अपने बैंक बैलेंस पे हमें इंटरेस्ट मिला, ये भी रिसिप्ट साइड आप दिखाओगे। और कैश इन हैंड का ये क्या बता रखा है हमें? ये बताया क्लोजिंग बैलेंस। जब हम एट द एंड ऑफ ईयर पहुंच गए ना तो ये लास्ट बैलेंस हमें बता रहा है कैश इन हैंड का। देखिए जब आप यहाँ पे कैश इन हैंड लिखोगे ना लास्ट में क्रेडिट साइड में 43,000, तो हम जब टोटल करेंगे तो रिसिप्ट का आप टोटल लगाना और एक्सपेंड पेमेंट साइड का टोटल लगाना, तो आपकी रिसिप्ट साइड ज़्यादा आ रही होगी पेमेंट साइड से। तो जो बैलेंस बचेगा ना वो बैलेंस किसका बचेगा उसको आप लिखना बैंक का बैलेंस। आप देखना बैंक का बैलेंस यहाँ पर बचेगा, बैंक का बैलेंस निकल के आपका यहाँ पर आ जाएगा। कितना आंसर आया है मुझे ज़रूर एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताना कि बैंक बैलेंस कितना आया है। मैं आपके सामने शेयर करूँगा कि किसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारा आपसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिगार्डिंग जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते थे मैंने आपसे बात कर लिया है। बस अकाउंटिंग जो टर्म्स हैं वो हम धीरे धीरे करके सीखेंगे, लेकिन जितना कॉन्सेप्ट था रिसिप्ट एंड पेमेंट के लिए वो हम समझ चुके हैं, वो कंप्लीट है बिल्कुल। तो अब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की प्रैक्टिस करिए, इलस्ट्रेशंस करिए, क्वेश्चंस करिए। एग्ज़ाम के क्वेश्चंस देख सकते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट के जो आए हुए हैं। TS ग्रेवाल उठाइए, DK गोयल उठाइए, NCERT उठाइए, जहाँ से आपको करना है वहाँ से आप कर सकते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो गया हमारा कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर को भी कंप्लीट करेंगे। हाँ, आपको कोई भी डाउट आता है, कोई क्वेश्चन में डाउट है, कोई ट्रांजैक्शन में डाउट है, तो आपको पूछना कैसे है उसके रिगार्डिंग आपको जानकारी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको फुल डिटेल मिल जाएगी कि कैसे आपने अपने डाउट्स को पूछना है। तो वहाँ जाइए और नॉलेज गेन कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।